गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर, सब कुछ क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की, और हम रिवाइज कर रहे हैं सारे टॉपिक्स को एक बार जल्दी से। ये क्विक रिवीजन जरूरी है, सारे टॉपिक को रिकॉल करने के लिए रिवाइज करना जरूरी है। कुछ नए कंसेप्ट सीखना भी जरूरी है, अपडेट करना जरूरी है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई मनी और बैंकिंग सिस्टम। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आरबीआई बैंकिंग का, इसको डिस्कस करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। और रिवीजन में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर चीजें याद करनी है और साथ में आपको आंसर करने की कोशिश करनी है, ताकि वो चीजें आपको याद रहे। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जरूर, लेकिन इसमें आपका भी कंप्लीट पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तो कोशिश करेंगे कि हम मिलकर इस तरह की चीजों को डिस्कस करें। तो चले भाई, शुरुआत करेंगे क्लास की आज की, और बात करेंगे। पहले तो आरबीआई के जिक्र करेंगे, फिर मनी और बैंकिंग पे भी बात करेंगे। मैं हर एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पर। तो जब मैं बात कर रहा हूं आरबीआई के विषय में, अब आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि जब हम आरबीआई कहते हैं सर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो जनरली तौर पर हम इसी के लिए बात कर रहे होते हैं कि ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। तो कई बार सवाल सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस को लेकर आते हैं, तो ये आरबीआई की ही बात हो रही होती है। ये सेंट्रल बैंक है, इसके फंक्शंस की बात हो रही होती है। इसी तरह ये देश के एपेक्स बैंक के रूप में भी जाना जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछ लेगा कि देश का सर्वोच्च बैंक, मैं बोल रहा हूं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, समझने का प्रयास करेंगे, तो चाहे वो देश के केंद्रीय बैंक के बारे में सवाल कर रहा हो या वो बात कर रहा हो देश के सर्वोच्च बैंक के बारे में, तो ये बात आरबीआई के ही विषय में हो रही है। या वो बात करता हो देश के अंदर उस इंस्टीट्यूशन की जिसे हम सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी का नाम देते हैं, तो भी हम बात आरबीआई की ही कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ही हमारे देश की सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है। बोले भाई, तो देश की अगर सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी की बात करेंगे, यानी केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण की बात करेंगे, तो इसका मतलब ही हम आरबीआई की ही बात कर रहे हैं इन तीनों केसेस में। और ये भी याद रखने की जरूरत है कि आरबीआई जो बना है उसके अंदर बेसिक तौर पर याद रखना, क्योंकि आरबीआई को बनाने के लिए जिस कमेटी ने रिकमेंड किया है, वो कमेटी कौन सी है बताओ जल्दी से। तो आपको याद आना चाहिए कि सर एक कमेटी जिसका नाम जॉन हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं, उसका पूरा नाम जॉन हिल्टन कमीशन ही कह दिया जाता है जनरली तौर पर, लेकिन जॉन हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन कहते हैं जिसे, उस कमेटी ने 1926 में, डेट याद रखेंगे, वर्ष याद रखेंगे, कि 1926 के अंदर, याद रखना, प्रणाम भाई प्रशांत कदम जी, तो रिकमेंड किया था आरबीआई को एस्टैब्लिश करने के लिए, आरबीआई को बनाने के लिए। बोलो हाँ या ना। और जब ये रिकमेंड किया गया आरबीआई को बनाने के लिए बेसिकली, तो इसके बाद आरबीआई बना। और आरबीआई जब बना तो आरबीआई एक्ट 1934 जब पास किया गया उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, तो क्योंकि ये कानूनन है, इसके पावर जो सारी इस कानून में है, तो आपको याद आता होगा कि जिस चीज को किसी भी एक्ट के माध्यम से बनाया गया हो, वो अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है, वो अपने आप में एक वैधानिक संस्था हो जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। संविधिक संस्था भी बोलते हैं, याद रखना, संविधिक कह रहा हूं, संवैधानिक नहीं कह रहा हूं, दोनों अंतर होता है दोनों में। और इसके बाद जब आरबीआई बनाया गया है, वो 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया, याद करो। अच्छा, कहां बनाया गया याद कर लो इस बात को भी, और ये भी याद कर लो इसमें कि जब इसको बनाया गया तब इसकी इनिशियली कैपिटल कितनी थी। ये कानून पास हुआ, उसके बाद 1 अप्रैल को ये बन गया, और जब बना तो ये कलकत्ता में बना। तो कोलकाता में ये स्टेब्लिश किया गया था। उस समय 5 करोड़ रुपीस की इसकी, याद रखना, क्या थी, इनिशियल कैपिटल थी। तो इनिशियल कैपिटल जो थी वो 5 करोड़ रुपए थी इसके पास, और 5 करोड़ की लागत से ये शुरू हुआ था। बोलो हाँ या ना। अब जब ये शुरुआत हुई कलकत्ता में था, ऑफिस आज के वक्त में इसका मुंबई में है, लेकिन जब भारत में संविधान लिखा गया, संविधान बना, उससे पहले ये सरकारी हो चुका था, जब अपने संविधान को लेकर आए हैं, तो 1 जनवरी 1949 के दिन, याद रखना, 1 जनवरी 1949 के दिन आरबीआई जो है मेरे भाई, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। यानी आरबीआई जो सरकारी बना है, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, ये 1 जनवरी 1949 के दिन हुआ है।
इस दिन के बाद आप ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस मिनिस्ट्री का कि ऑनरशिप में आ गया, इससे पहले तक ये प्राइवेट था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बन गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करने लगा ये आरबीआई जो है हमारा। और ये भी याद रखते हैं हम इस बारे में कि आरबीआई के बारे में संविधान में कहीं पर कोई प्रोविजन, कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन कुछ भी नहीं दिया गया संविधान में, तो ये हो गई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये वर्ड याद रखना है कि ये हो गई है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी गैर संवैधानिक। अब बेसिकली इसका मतलब है कि जो संविधान में नहीं है, संविधान के बाहर है, वो आपकी गैर संवैधानिक होती है। बोलो हाँ या ना, चलो बताओ। अब देखिए भाई, तो जब हम ये बात कर रहे थे बेसिकली, तो अब आप देखेंगे कि सर इसका काम क्या है। इसका काम बेसिकली आपको आइडिया होगा इस बारे में। देश में जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, याद करो, देश में जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनियां ही क्यों ना हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हिंदी में अगर मैं कहूं तो जितने भी बैंक और वित्तीय संस्थान हैं हमारे, अब इन सबको रेगुलेट करने का काम किसका है? बैंक और वित्तीय संस्थान जो हैं, इन सबको रेगुलेट करना, इन सबको मैनेज करना, इन संस्थानों को। अब ये रेगुलेटर जो बनता है वो आरबीआई बनता है। तो एक बात याद रखना, अगर मैं कहूं तो आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सर ये रेगुलेट करती है देश के सारे बैंक और वित्तीय संस्थानों को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आरबीआई जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो जिस तरह हमने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्यों? क्योंकि इसका एक्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कानून में इसके संविधान में इसकी बात नहीं की गई है। ये स्टैट्यूटरी है क्योंकि इसका एक्ट आया है। ये रेगुलेटरी है क्योंकि रेगुलेट करती है देश के बैंक और वित्तीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। ये एडवाइजरी बॉडी भी है सर। अब ये एडवाइजरी क्यों है? क्योंकि ये एडवाइज करती है देश में सरकार को और बैंक को। हमारे देश की जो सरकार है, राज्य की और केंद्र की सरकार है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी, और हमारे देश की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको भी ये एडवाइस देने का काम करती है। तो इसी आधार पर आप इसका नाम क्या रखोगे कि ये एडवाइजरी यानी सलाहकारी, या इसी को एक और नाम देते हैं, मैंने आपको बताया है, सलाहकारी भी कहते हैं, या हिंदी में परामर्शवादी, कंसल्टेटिव यानी कंसल्टेशन का, परामर्शवादी, दोनों नाम दिए जाते हैं। हाँ या ना, चलो। अच्छा, आरबीआई को फिर यहां एक और बात आती है कि क्वासी जुडिशियल भी कहा जाता है सर। क्वासी जुडिशियल कहने का मतलब यह है, अर्ध न्यायिक कहते हैं, क्योंकि जब कोई बैंक नियमों का पालन नहीं करते, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बैंक, तो आरबीआई उन पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी रखती है, उनको न्याय की बात करती है। तो ये बैंक के लिए भी और सरकार के लिए भी परामर्श देने का, सलाह देने का, एडवाइस देने का काम करती है, बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती है। तो आपको ये सारी बात याद आ गई होगी कब बना था आरबीआई और कैसे बना और कब ये राष्ट्रीयकृत हुआ है। बोलो भाई हाँ या ना। अब देखिए ध्यान से, तो एक तो ये बात हमें याद रखनी थी। अच्छा, एक और बात हम याद रखते हैं क्या कि सर जो आरबीआई हमारे देश में बना है, अगर हम इस आरबीआई की ही बात कर लें कंप्लीटली, पहले इसकी बात कर लें अगर, तो हमें यह बात याद रखने की जरूरत है कि आरबीआई जो है, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, कई सारी ऐसी पर्सनालिटी है इसके अंदर जिनको हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम याद रखते हैं कि सर आरबीआई में जो 26वें गवर्नर हैं आज की तारीख में, क्योंकि आरबीआई में एक गवर्नर रहता है, हेड रहता है, तो आपके 26वें गवर्नर कौन हुए? तो याद करके बताएं मुझे कि जो 26वें गवर्नर हैं इस समय वो कौन है? बताओ भाई। प्रशांत, बिल्कुल आपका जो डाउट है हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, बात करें भाई, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये है कि आपके डाउट भी सॉल्व होने चाहिए, रिवीजन में तभी फायदा है। तो आपने कहा सर अभी संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई में गवर्नर है, बोलो हाँ या ना। संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई में गवर्नर हैं अभी के तारीख में, जो 2024 में बनाए गए हैं।
और इनकी अपॉइंटमेंट फिलहाल 3 वर्ष के लिए हुई है, लेकिन 3 वर्ष के बाद इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है या फिर हटाया भी जा सकता है। मैंने ये कहा था कि जब बैंक में चोरी होती है तो बैंक ही उसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि बैंक में चोरी दो चीजों की बात हो रही है। बैंक में जो चोरी होती है अमूमन, प्रशांत जो आपका सवाल भी था, वो लॉकर में होती है। अगर जैसे मान लो बैंक में लॉकर्स होते हैं, उन लॉकर में हम जाके सामान रख देते हैं और बाद में पता चला कि उस लॉकर में चोरी हो गई। अगर ये आपका सवाल है तो लॉकर की चोरी के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बैंक को नहीं पता होता कि आपके लॉकर में आपने क्या रखा हुआ है, और उसके लिए कोई इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होता। एक बात ये तो लॉकर के विषय में हो गई। मेरी जिम्मेदारी अपना पर्सनली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यानी बैंक कुछ पे इसमें एक्स्ट्रा नहीं करने वाला। अब रही बात बैंक के अंदर जो डिपॉजिट हम करके आए, बैंक में जमा करके आए हैं, बैंक में वो सारा चला गया कहीं पर, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से चला गया, कुछ भी हो गया बैंक में, तो मेरा जो डिपॉजिट बैंक में है तो उसके लिए बैंक ही जिम्मेदार है तब तक जब तक वो बंद नहीं हो जाता। अगर इतना ज्यादा हो गया कि आरबीआई ने उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद तो डीआई सीजीसी का काम आएगा, इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए। और अगर वो बैंक बंद नहीं हुआ है, वो कह रहा है हम मैनेज कर लेंगे इस चोरी का अमाउंट को, तो वो अपने पास से पे करेगा। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करेगा किस सिचुएशन में होगा। लॉकर के केस में कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है, इतना आपको याद रखना। चलो, तो संजय मल्होत्रा हुए। अब इसी से पहले अगर 25th गवर्नर की बात करें, मैं आपसे करूं, तो आप कहोगे सर 25th गवर्नर जो इससे पहले वाले थे वो शक्ति कांता दास थे। वो शक्ति कांता दास थे, बोलो हाँ या ना। तो इससे पहले वाले जो गवर्नर थे वो शक्ति कांता दास थे। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो उर्जित पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन थे। ऐसे तमाम लोग गवर्नर के रूप में रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट गवर्नर के रूप में बात आती है जो 15th गवर्नर थे और देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति जो 15th गवर्नर भी रहे, देश में प्राइम मिनिस्टर भी रहे, नोट पर हस्ताक्षर भी आए एज ए गवर्नर उनके, तो याद रखना वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। और मनमोहन सिंह जी जो 1982 से लेकर 85 तक रहे थे। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि मनमोहन सिंह जी जो है ना, वो डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के, और बाद में क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी बने हैं देश में, तो इसका मतलब वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, बोलो हाँ या ना। तो वो डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं 15th गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। इसी तरह से हम याद करते हैं तीसरे गवर्नर को, जो कि पहले इंडियन भी थे। इंपॉर्टेंट नाम यह है कि वो तीसरे गवर्नर होने के साथ साथ पहले इंडियन गवर्नर भी थे और साथ ही देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे वो। तो याद आता है सर हमें उनका नाम, जो पहले इंडियन गवर्नर थे और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने देश के। ऐसे दो ही पर्सनालिटी तो हैं, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने हो वो है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। और जो पहले ही गवर्नर थे ओवरऑल इसके, या फाउंडर भी जिन्हें कहते हैं हम लोग, तो इसके पहले ही गवर्नर या इसके फाउंडर जो थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये ऑसबॉर्न स्मिथ है, यहां पर याद रखना है भाई। तो अल्टीमेट ये बात याद रखनी है आपने कि इतने सारी पर्सनैलिटी, इतने सारे नाम, इतने सारे पॉइंट जो है आपको कवर करने ही पड़ेंगे, तभी बात बनेगी भाई। बोलो, बात क्लियर हुई या नहीं। अब देखो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी फीमेल ऐसी नहीं है जो आरबीआई में गवर्नर बनी। कोई फीमेल अभी तक आरबीआई में गवर्नर नहीं बनी है। तो अब हम आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो कोई फीमेल नहीं बनी है। अच्छा, आरबीआई में 4 लोग डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन मैं अब यहां एक अपडेशन दे रहा हूं कि अभी अभी यहां पर एक बड़ा बदलाव आया है। और वो बड़ा बदलाव क्या है समझो। वो बड़ा बदलाव यह है कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर जो है उनमें से एक और बदल गया है। अब देखो 2025 में ही बनी थी पूनम गुप्ता, 2025 में ही बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू 2000 अभी 26 में
मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं उनका नाम, क्योंकि मैं कल ही सुन रहा था इस बारे में कि आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर जो बन गए हैं अब, रोहित जैन बन गए हैं भाई, रोहित जैन बन गए हैं। तो रोहित जैन आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन गए और उनके अलावा एस जानकी रमन जो है वो रहेंगे। यानी ये रवि शंकर आपने जो नाम लिखा था वो अपडेट हो गया है और उनकी जगह पर अब आरबीआई ने अगले 3 वर्ष के लिए फाइनली तो अब आपके पास ये 4 लोग डिप्टी गवर्नर में, रोहित जैन अभी बने हैं, याद रखना बिल्कुल। तो ये अपडेट कर लेना है आपने। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है आरबीआई जो है उसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ये तो हमें याद रखना ही है। आरबीआई का जो म्यूजियम है वो कोलकाता, तो आरबीआई का जो म्यूजियम है वो कोलकाता में है। आरबीआई का जो सिंबल या लोगो है वो टाइगर अंडर पाम ट्री है, यानी एक पेड़ है उसके नीचे टाइगर बना है, टाइगर अंडर पाम ट्री कहते हैं जिसे हम लोग। आरबीआई के वर्ष के रूप में हम जानते हैं 1 अप्रैल से अब हो गया है 31 मार्च ही होगा। हम ये भी याद रखते हैं आरबीआई ने 2 देशों के लिए और काम किया है, बताओ कौन से, वो आप बताओ मुझे। डिप्टी गवर्नर का वेतन कितना होता है, वेतन तो देखना पड़ेगा एक बार, सैलरी कितनी होती है। गवर्नर की 3.5 लाख रुपए होती है, तो उससे कुछ कम डिप्टी गवर्नर की होगी। गवर्नर की 3.5 लाख रुपए मंथली रहती है, ये वो है जो बेसिक मतलब रहती है, और उसके अलावा बाकी बेनिफिट्स तो अलग ही होंगे। ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो एक बार। तो इसने आपको पता है म्यांमार के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी काम किया हुआ है। तो मेरे भाई बहुत अच्छे से आपको एक एक जानकारी मैं दे रहा हूं। देखो, रिवीजन के नाम पर ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी थोड़ा सा करा के छोड़ दिया, मतलब हर एक जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इंक्लूड कर रहा हूं मैं इसके अंदर, सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो स्ट्रक्चर को लेकर बात हुई आरबीआई के। हम बात करते हैं आरबीआई के फंक्शन को लेकर अगर, तो अब आप देखेंगे ध्यान से कि आरबीआई का फंक्शन क्या है। अब आपने ये देखा कि बैंकों को, जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं देश में, उन सबको रेगुलेट करने वाला कौन है बताओ। तो आपने कहा देश के सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, बताओ भाई आदित्य, आप बताओ। चलो अच्छा, अगर कोई इश्यू है तो आपने कहा देश में जितने भी बैंक हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, इन सबको रेगुलेट करने वाला आरबीआई है। बोलो हाँ या ना। ठीक है भाई, कहीं डाउट है तो बताना। थैंक यू भाई। आरबीआई का संस्थापक जो मानते हैं, फाउंडर जिसे मानते हैं, वो ऑसबॉर्न स्मिथ को मानते हैं भाई। फाउंडर बोला मैंने, हिंदी में जनक बोल देते हैं या उसको संस्थापक भी कह सकते हो आप। चलिए, अगर मैं कहूं देश में जो नए बैंक हैं, बैंक लाइसेंस प्रोवाइड करना या कैंसिल करना, जो भी बैंक है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना या कैंसिल करना, ये काम अगर पूछा जाए किसका है तो क्या कहोगे, आरबीआई का है सर। नया बनेगा तो भी आरबीआई देगा, पुराना रद्द किया जाएगा तो भी आरबीआई देगा। अच्छा, देश में जो करेंसी को इश्यू करना है, हम इसको लेकर आगे डिटेल में भी कवर करेंगे आज की क्लास में, लेकिन जो करेंसी को इश्यू करने का काम है वो किसका है, तो आप कहोगे आरबीआई का है। क्योंकि कोई भी करेंसी जनरली तौर पर अगर हम सिक्के छोड़ दें, 1 रुपए का नोट छोड़ दें, तो अभी हम बात करेंगे ना बिल्कुल आपसे, तो आप क्या कहोगे सर, बाकी की करेंसी को इश्यू करने का काम आरबीआई का ही है। बोलो, क्लियर है भाई यहां तक। अब बताओ भाई रोहित, चलो। तो आपने कहा ठीक है सर, अगर मैं ये कह दूं कि देश में जो मनी की सप्लाई है उसे कंट्रोल करना, और देश में मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा देश में होगा, टोटल मनी सप्लाई कितनी होगी, और देश के इन्फ्लेशन को, देश की महंगाई को, मुद्रा आपूर्ति के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, तो मुद्रा आपूर्ति और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का काम किसका है, तो मुद्रा की आपूर्ति और मुद्रास्फीति का नियंत्रण
ये करने का काम आरबीआई का रहेगा, बोलो हाँ या ना। चलिए, बहुत बढ़िया भैया आदित्य। चलिए, अच्छा, अगर मैं बात करूं आरबीआई के विषय में, तो आप कहोगे देश में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, मौद्रिक नीति बनती है, इस मौद्रिक नीति को बनाने का काम किसका है? तो आप भी कहोगे आरबीआई का है। तो मौद्रिक नीति बनाना आरबीआई का काम है, आरबीआई का विषय है। बोलो, तो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम आरबीआई करता है, ठीक है, हाँ या ना बोलो भाई। अच्छा, एक और बात समझो, देश के अंदर एक मनी मार्केट होती है, उसको चलाने का काम, जिस मार्केट में ट्रेजरी बिल वगैरह रहते हैं, मनी मार्केट रहती है, तो मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार को नियंत्रित करना, संचालन करना, चलाना, यह काम किसका है? तो भी आप कहोगे आरबीआई का है। मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम भी आरबीआई का भाई, मनी मार्केट को चलाना भी आरबीआई, मनी इश्यू करना भी आरबीआई, मनी सप्लाई कंट्रोल करना भी आरबीआई। देश का विदेशी भंडार, फॉरेन रिजर्व, तो देश का विदेशी भंडार रखना, विदेशी भंडार जो है, फॉरेन रिजर्व रखना किसका काम है? तो याद रखो, तो विदेशी भंडार, फॉरेन रिजर्व जो होगा मेरा, इसको रखने का काम भी आरबीआई का होगा, हाँ या ना बोलो भाई। देश के अंदर जो बैंकों का बैंक कहलाएगा, ऐसा बैंक जो बैंकों के लिए बैंक होगा, ऐसा बैंक जो सरकार के लिए बैंक होगा, सरकार के लिए एजेंट भी होगा, सरकार के लिए सलाहकार भी होगा, तो सरकार के लिए बैंक भी होगा, सरकार के लिए एजेंट भी होगा, और सरकार के लिए सलाहकार मतलब एडवाइजर भी होगा। अब ये सारे काम जो करता होगा वो आरबीआई ही तो कर रहा है ना आपके लिए। सर जी, आरबीआई से डॉक्टर अंबेडकर जी कैसे कनेक्ट है? कहीं भी कनेक्शन नहीं, नजर नहीं आता हमें। भीमराव अंबेडकर साहब का कोई कनेक्शन नजर नहीं आता है भाई आरबीआई से, ऐसा तो कहीं पर भी हमने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, आरबीआई की बात अगर हम कर रहे हैं यहां पर, तो हम ये भी याद रखते हैं कि देश के अंदर जो आईएमएफ संगठन है, उस आईएमएफ में भारत की तरफ से जो एजेंट है, आईएमएफ में भारत का जो एजेंट है वो भी आरबीआई ही है। और हमारे देश में सरकार का जितना भी उधार है, सरकार का उधार का जितना भी लेन देन है, सरकार का जो उधार या ऋण है, उसको भी देखता, उस कार्यक्रम को भी चलाता वाला आरबीआई ही है। सारा का सारा उधार का हिसाब किताब सरकार के आरबीआई रखता है। बैंक संकट में आरबीआई लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, यानी अंतिम ऋणदाता है। तो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं आरबीआई को। तो आरबीआई को लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, बेसिकली अंतिम ऋणदाता कहते हैं, क्योंकि जब बैंक संकट में होता है तब ये पैसा देता है। तो बैंक संकट के समय ऋण देता है ये। तो इस तरीके से हम आरबीआई के सारे कामों को याद रखते हैं। अब बताओ भाई, अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई बात आपको ऐसा लगता है जो समझ नहीं आई है तो। आज आपकी क्लास से 12:30 से 2 बजे तक। अब बताओ भाई, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी, मतलब एक बार रिवीजन दिमाग में आ गया ना भाई, ये काम सारे हैं आरबीआई के, ठीक है। फॉरेन रिजर्व को मैनेज करना है, मनी मार्केट देखना है, फॉरेक्स रेट जो चल रहा है उसको मैनेज करना, उसको स्टेबल रखने की कोशिश करना, ये सारे काम हैं। और भी तमाम काम हम इसमें देखते हैं जो आरबीआई के हैं। अच्छा, इसी तरह से हम बात मनी की करते हैं। अच्छा, बात मनी की आई तो आपको याद आया होगा
सर मनी के केस में आपने ये बताया हुआ है कि देश में जितने भी कॉइन्स हैं चाहे कोई भी हो, और हम ये बात याद रखते हैं कि हमारे देश में 1,000 रुपए तक का कॉइन बन सकता है। ये मैंने बताया आपको कि कॉइनेज एक्ट 2011 का जो कानून है वो ये कहता है हम 1,000 रुपए तक का सिक्का बना सकते हैं। तो जितने भी कॉइन्स हमारे देश में बने हैं 1,000 रुपए तक का, ये सारे के सारे बनाना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, याद करो। तो ये सारे सिक्के बनाना किसका काम है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। बोलो हाँ या ना। तो ये काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूं देश में 1 रुपए का नोट बनाना किसका काम है, तो जो 1 रुपए वाला नोट है उसको बनाने का काम भी इसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। सारे सिक्के बनाना भी इसी का काम है, 1 का नोट बनाना भी इसी का काम है। लेकिन इस 1 रुपए के नोट पर साइन करना, हस्ताक्षर करना, यह काम किसका है? तो यह काम फाइनेंस सेक्रेटरी का है। फाइनेंस सेक्रेटरी का है। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, याद रखना, उसका काम यह है, इसको डिफाइन किया जाए। और यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है जो याद रखने की है, वो ये कि बेसिक तौर पर बाकी के जितने भी नोट बनेंगे वो 2 रुपए से लेकर अबव वैल्यू के जितने भी नोट होंगे, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100, 200, 500, 2 रुपए और अबव वैल्यू वाले जितने भी नोट होंगे, सबको बनाएगा भी आरबीआई और साइन का अधिकार भी होगा आरबीआई के गवर्नर का। तो इसको बनाने वाला भी आरबीआई और हस्ताक्षर करने वाला भी आरबीआई का ही व्यक्ति होगा, गवर्नर यानी कि जो चीफ होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो करेंसी बन रही है देश में, उसमें आरबीआई को कुछ चीजों में अधिकार नहीं है, बाकी सब में है। और ये सारे काम जो हो रहे हैं सेक्शन 22 में लिखे हैं कि आरबीआई जो करेंसी बना रहा है वो सेक्शन 22 में लिखा है। जो आरबीआई एक्ट 1934 का कानून आया है उसके सेक्शन 22 के हिसाब से आरबीआई सारी करेंसी बना रहा है। और याद रखना, वो 10,000 रुपए तक का नोट बना सकता है। वो 10,000 रुपए तक का नोट बना सकता है। तो 10,000 रुपए तक की बात हम करते हैं बार बार, ये काम इसका है। और इसको बनाने के लिए अब आप मुझे बताओगे, मैं वेट करता हूं आपका थोड़ा सा। मैंने आपको बताया है कि 4 जगह ऐसी जहां करेंसी में नोट बनते हैं, 4 जगह ऐसी जहां पर सिक्के बनते हैं। ये आप बताओ मुझे। अब रिवीजन में आपको भी पार्टिसिपेट करना होगा। एक जगह ऐसी जहां पेपर रखा जाता है, पेपर मिल कहते हैं जिससे। एक जगह ऐसी जो इंक यूनिट कहलाती है, जहां इंक रहती है, यह भी याद करो। एक जगह ऐसी जो हमारा मनी का म्यूजियम बनता है, जहां पर मनी म्यूजियम है। दुनिया में सबसे पहले कागज के नोट की शुरुआत किस देश में हुई है? दुनिया में कागज के नोट किस देश में आए सबसे पहले? हमारे देश में आरबीआई ने नोट बनाया है 1938 में, याद करना। आरबीआई ने जो पहला नोट बनाना शुरू करा है वो 1938 में करा है। और हमारे देश में 1957 में जो पहले आना चलता था ना, आना नाम की करेंसी थी, तो आना के स्थान पर पैसा शुरू करा गया है। तो आना के स्थान पर जो पैसा आया है वो 1957 से आया है। हमारे देश में 2010 में ये रुपी वाला निशान, रुपी वाला सिंबल आया है, डी उदय कुमार ने बनाया है। बोलो हाँ या ना। तो डी उदय कुमार नाम के व्यक्ति ने यह सिंबल बनाया है, जो कि हिंदी और यानी देवनागरी और रोमन से बना है, लैटिन से बना है। तो हमें यह याद रखना है कि सबसे पहले दुनिया में कागज के नोट जिस देश में शुरू हुए वो चाइना है, और चाइना में ही कागज की खोज हुई, शुरुआत हुई, सबसे बड़ा उत्पादक भी है। मुद्रा का ऐतिहासिक तौर पर जानकारी आपको चाहिए तो मुंबई जाना पड़ता है। इंक के लिए यहां पर मैसूर में बनाया है, कर्नाटक के अंदर, इंक वाला।
पेपर के लिए बनाया होशंगाबाद, जिसको अब नर्मदापुरम भी कहते हैं मध्य प्रदेश में। 4 जगह जहां नोट बनते हैं, वो नोट वाली 4 जगह, नोट वाली है नासिक जो महाराष्ट्र में है, देवास जो एमपी में है, मैसूर जो अभी हमने देखा कर्नाटका में ही है, और सलबनी जो कि बंगाल में है। और 4 जगह ऐसी जहां सिक्के बनेंगे, कलकत्ता में, मुंबई में, हैदराबाद में और नोएडा में। तो अल्टीमेट आप ये बात याद रखते हैं कि इस 4 पर्टिकुलर लोकेशन पे सिक्के बन रहे हैं देश में, 4 पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी हैं जहां पर नोट बन रहे हैं देश में, फिर पेपर मिल है और इंक यूनिट बन रही है, म्यूजियम बन रहा है, कागज के नोट हैं। तो लगभग लगभग ये सारी इंफॉर्मेशन है। देखो, याद करने के लिए, देखो आप जब पढ़ रहे थे तो अब आपको याद कराया जा रहा है दोबारा से, तो काफी कुछ याद आ गया होगा। अब सोचिए, एक बार अभी रिवीजन किया तो हमें काफी कुछ याद आ गया होगा। अगर आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे खुद से, तो जितना भूलें वो भी याद आ जाएगा। तो कहने का मतलब है रिवीजन क्यों जरूरी है। एग्जाम से पहले हम रिवाइज इसीलिए कर रहे होते हैं कि भाई लगभग लगभग जो भी मिस हुआ है, जो भी हम भूल गए, जो हमें याद नहीं रह रहा है अभी, वो फिर से याद आ जाए। और जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक याद रहे। एग्जाम के बाद भूल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना भाई। चलो, तो अब यहां पर ये बात हमें समझ में आ गई है, लेकिन अब हम एक दो बातें और सीखते हैं कि आरबीआई जब देश में करेंसी बनाने की जिम्मेदारी निभाता है, करेंसी बनाता भी है, और बीच में जो नए वाले नोट आए थे, उस नए नोट के बारे में भी काफी कुछ पूछा जा रहा था, अब तो नहीं पूछा जा रहा। तो करेंसी बनाने के लिए याद रखते हैं हम, आरबीआई एक सिस्टम के माध्यम से काम करता है, और उस सिस्टम के तहत अब आप मुझे बता दो कितना करोड़ रुपए रिजर्व रखता है। 200 करोड़ रुपए, जिसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए जो है वो रिजर्व के तौर पर रखने पड़ते हैं। बोलो हाँ या ना। जब आप रिजर्व के तौर पर रखते हो, ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, यहां पर बात समझ में आ रही है, 200 करोड़। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस 200 करोड़ में गोल्ड कितना होता है, और आप मुझे बताएं इस 200 करोड़ में विदेशी मुद्राएं जो होती हैं बेसिकली, या सरकारी सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसीज कहते हैं जिसे इंग्लिश में, वो कितनी होती है। चलो याद करने की कोशिश करो, देखते हैं आपको कितना याद आता है सर। तो अभी आएगा सब कुछ रितेश, धीरे धीरे आ जाएगा, अभी सब याद रहने लगेगा। हम रिवीजन के बाद जब करेंगे, आप देखोगे जो आपका 50% आप कह रहे हो ना, ये 60, 65, 70 तक पहुंचेगा। यानी धीरे धीरे अपग्रेड होगा, अपडेट होता जाएगा। तो अब आपको याद आना चाहिए कि सर जब हम बात गोल्ड की करते हैं, तब हम बात इस 200 में से 115 करोड़ की करते हैं, और जब बात विदेशी मुद्राओं की करते हैं इसी में से, तो वो 85 करोड़ की करते हैं। बोलो। तो ये आपके पास है, और ये भी आपने याद रखा इसमें कि करेंसी जो है ना, अब आप उसको मना नहीं कर सकते, करेंसी को स्वीकार करना अनिवार्य होता है। अगर कोई नोट देता है तो स्वीकार करना अनिवार्य है उसे भुगतान के रूप में, कि आप मना नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया, जब हम किसी चीज को यह कहते हैं ना कि उसे स्वीकार करना अनिवार्य है, इसका मतलब हम उसे यह कह रहे हैं कि वो लीगल टेंडर है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में ये बात कहते हैं
कि वो एक लीगल टेंडर है, इसलिए उसको आपको लेना पड़ता है। अब बाकी चीजें मना कर दो शायद, लेकिन इसको मना नहीं कर सकते। बिल्कुल ब्रजेश भाई, चलिए, तो सब बात याद रखनी है आपने। तो रिवीजन की हम बात कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेट आप कहेंगे सर स्वीकार करना अनिवार्य होता है, मना नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग समय पर, ये तो ब्रजेश आपके एग्जाम में बड़ा जबरदस्त सवाल बार बार बना है, 4 बार नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण हुआ है। अच्छा, ये अलग सवाल है कि 4 बार नोटबंदी हुई है, इंग्लिश में कहूं तो डीमोनेटाइजेशन हुआ है। लेकिन अगर मैं एक और बात यहां जोड़ दूं तो यह भी समझा दूं आपको कि देश में 3 बार जो है, 3 बार अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन। अब ये दोनों शब्द अलग अलग हैं देश में, मैं आपको बताता हूं। डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू को गिराना, रुपए की वैल्यू कम करना, यानी करेंसी की वैल्यू गिराना, डाउन करना। तो जब हम करेंसी की वैल्यू कम करते हैं, डाउन करते हैं जानकर, तो 3 बार ऐसा किया। एक बार किया है, पहली बार सितंबर 1949 में, रुपए की वैल्यू गिराई गई थी उस समय। दूसरी बार किया था जून 1966 में, और तीसरी बार किया गया था 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को। और ऐसा किया जाता है, ये बार बार आता है सवाल, ताकि एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, विदेशों को जो बेचने का काम कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट वो बढ़ा दें, और इंपोर्ट जो कर रहे हैं, विदेशों से खरीद रहे हैं, वो कम हो जाए। इसलिए किया जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। लेकिन जो नोटबंदी 4 बार हुई है, वो 46 में पहली बार हुई है। अब ये अलग बात है, याद रखना। 78 में दूसरी बार हुई है, 2016 में मोदी जी के समय तीसरी बार हुई है, और 2023 में जो 2000 का नोट बंद हुआ वो चौथी बार हुई है। तो ये विषय अलग है आपका, और ये बड़ा जबरदस्त तरीके से पूछा गया। कौन वित्त मंत्री था, कौन प्रधानमंत्री, ये सारी बातें पूछी गई। तो अब हमें ये बात याद रखनी है कि जब हम मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, आरबीआई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, मनी और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जो भी हम सीख रहे हैं ना यहां पर, वो काम आने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये सारी बात हमारी क्लियर है। बताओ भाई। तो मुख्य बातें मैंने आपको लगभग सारी बता दी है, देख लो भाई, है ना भाई क्लियर? चलो, अच्छा, एक बात और समझो। जब आप ये कहते हो ना कोई नोट गंदा हो गया है, कोई नोट कटा फटा हो गया है, कोई कम ब्याज पर मिल रहा है, कोई ज्यादा ब्याज पर मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। देखो मैं आपको बताऊं, जब हम ये कहते हैं कि कोई जो नोट है वो गंदा हो गया है, अगर कोई नोट गंदा हो गया है या कोई नोट कटा फटा है, तो देखो कटे फटे जो नोट होते हैं उनके लिए अलग शब्द इस्तेमाल होता है, गंदा नोट है तो अलग शब्द इस्तेमाल होता है। आपको याद करना, आप दिमाग में जोर डालना है, क्या हो सकता है। जो नकली नोट पकड़े जाते हैं उनके लिए अलग विषय होता है, जो पैसा कम ब्याज पर ऋण मिलता है, ऐसा ऋण जिसका ब्याज कम हो, यानी जिसे प्राप्त करने की लागत कम हो, यानी लोन कम रेट पर हो, वो लोन जो ज्यादा रेट पर हो, या जब हम कहते हैं कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कार्ड उपयोग करते हैं, तो जब कार्ड से लेन देन करते हैं तो क्या होता होगा। जब हम ये कहते हैं जो विदेशों से लेन देन करते हैं, विदेशी मुद्रा आती है, जो विदेशों का निवेश आता है, उसे क्या कहते हैं। जो सरकार द्वारा बनाई जाती है, सरकार द्वारा समर्थित होती है, उसे क्या कहते हैं। जो डिजिटल तरीके से काम करती है, उसे क्या कहते हैं। तो अल्टीमेट आप देखेंगे सर, जब कोई नोट गंदा पकड़ा जाए, गंदा हो जाए लिखने से, तो उसे बोलते हैं सॉइल्ड।
अब ये हिंदी या इंग्लिश में नाम है, इसका सॉइल्ड बोलते हैं सर। जब नोट कटा फटा हो तो म्यूटिलेटेड बोलते हैं, ये नाम है इसका। जब नकली पकड़ा जाए तो फोर्ज्ड बोलते हैं। कम ब्याज पर हो तो चीप यानी कि सस्ता बोलते हैं। ज्यादा ब्याज पर लगे तो डियर यानी कि महंगा बोलते हैं। कार्ड से करें तो उसे प्लास्टिक बोलते हैं। विदेशी पैसा आए जाए तो उसे हॉट बोलते हैं। जो सरकार के द्वारा चलाई गई चीजें हैं, सरकार द्वारा फिएट बोलते हैं। जिसका अपना इंटरनल वैल्यू नहीं होती, आंतरिक मूल्य नहीं होता, तो जिसका अपना आंतरिक मूल्य नहीं होता, इंटरनल वैल्यू नहीं होती, यानी जिसका आंतरिक मूल्य भी ना हो, यह भी आप लिख सकते हो, सरकार ने चलाई हो, फिएट बोलते हैं। जो डिजिटल तरीके से चल रही है उसको हम क्रिप्टो बोलते हैं। तो आपको ना ऐसे सारी बातें याद रखनी है कि किसे क्या कहा जाता है। तो जब आप ये रिवाइज कर लेंगे ना, तो मुझे लगता है अब आपका कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं होगा। इसमें लगभग हर एक पॉइंट, हर एक जरूरी बात मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। अगर कुछ रहता भी है तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, उसमें सारा का सारा मिल जाएगा। तो मुख्य तौर पर ये सारी बातें हमें याद रखनी है। इन सबको कर लेते हैं रिवीजन के तौर पर। आप देखेंगे तो हम आरबीआई के विषय में और मनी के विषय में बात कर रहे थे आज। ये कंप्लीट रिवीजन देने का प्रयास किया मैंने आपको, ताकि आपके पास, और जो अपडेशन आया इसमें लाइक कि नए डिप्टी गवर्नर बन गए अभी रोहित जैन, हमने वो भी ऐड कर लिया, तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। बाकी मैं आगे कराता ही रहूंगा इसी तरह से। तो लगभग कुछ क्लासेस ही लगेंगी, क्योंकि इसमें ऑब्वियस हम लिख नहीं रहे हैं, हम यहां सिर्फ समझाने और बताने और रिवाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात हमें बस याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।